सभी लोग ऐप वाले डाउट्स का मनोज जी इंतज़ाम करते हैं अभी, ठीक है। ओके, प्रॉपर है तो सब कुछ प्रॉपर। ओके, एक बार मैं अपने साइड से चेक कर लेता हूँ कि कभी कभी रोबोटिक वॉइस। ओके, कभी कभी रोबोटिक वॉइस। रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट सभी है। इस बार अगर आपने देखा हो सीरियस से तो क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से भी, है ना। अभी शुरुआती 10 मिनट में ही हम देखेंगे जो आपका मिनरल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बना है आपका, ठीक है। इस बार का जो सीरियस एग्जाम हुआ है उसमें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे जैसे मैंने बताया सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, चाहे वो सीरियस का एग्जाम हो या फिर CAPF का एग्जाम हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला फैक्ट तो यहीं पे सीधा लिखा हुआ है, अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। यानी जो भी हमारी पूरी भूप्रपटी है, क्रस्ट है, क्रस्ट आपको समझ में आती है बात क्या है। और हमने चैप्टर नंबर 4 बाईपास किया है, आपको पता, मैंने कल ही बोला था कि हम चैप्टर 5 से स्टार्ट मतलब 5 करेंगे, 3 के बाद 5, चौथा नहीं करेंगे, चौथा कल करेंगे, ठीक है। और उसका रीजन भी मैं आपको कल बताया था। तो कल हम लोगों ने देखा था 3 लेयर होती है हमारी, क्रस्ट, मैंटल, कोर, है ना। क्रस्ट, मैंटल, कोर, रिकॉल करो। क्रस्ट 1%, ठीक है, 84%, 15%। बाई वॉल्यूम, बाई मास बात करेंगे तो ये परसेंटेज रहेगा 61 और 31%। सियाल, सीमा और नीफे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब वो ये बोल रहा है कि वो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है उसका 98% बस इन 8 मिनरल से ही बना हुआ है। जैसे कि हम अभी पिछले 2 लेक्चर में देखे हैं, खासकर पिछले लेक्चर में देखे हैं कि किस तरह से सीधा स्टेटमेंट उठता है एनसीईआरटी की लाइन से। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि इस बार आपके सीधे से CAPF एग्जाम में डायरेक्टली लाइन पूछ के रख देगा। ये तो 98% वाले को अगर गलत करना होगा तो गड़बड़ कर देगा, 90%, 88% कुछ कर देगा, या 8 की जगह 4, 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हो और आप घूम जाएंगे। तो याद रखना 98 और 8, ठीक। और ये कौन से मिनरल्स हैं? तो ये मिनरल्स तो लिखा था, लेकिन बाई वेट यहाँ पर आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितना 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.2। डायरेक्ट आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए इस केस में। तो SSC में तो डायरेक्ट पूछ लिया था, सीजल मेंस 2023 का जो हुआ था उसमें सीधा पूछा था कि भाई परसेंटेज में मैचिंग में लगा दो। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई वेट कितना क्या परसेंटेज है। याद कैसे रखेंगे ऑर्डर? परसेंटेज तो बात की बात है, पहले तो तुमको ऑर्डर ही पता होना चाहिए ना कि क्या ऑर्डर है। तो ऐसे याद कर लो, ओ सियाल, जैसे तुम किसी अपने दोस्त को बुला रहे हो जिसका नाम सियाल है तो ओ सियाल, ठीक है। और ये आपका आयरन होता है Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na और पोटेशियम के। तो इस तरह से याद करने कर सकते हो कि ओ सियाल फेका नाकी, ओ सियाल फेका नाकी। तो इसे क्या ना कि आपका पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा एटलीस्ट, अगर आपको ऑर्डर में लगाने को आएगा। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन SSC के एग्जाम की जिसकी मैं बात करूँ 2023 से बना था, उसमें अगर आपको परसेंटेज नहीं भी पता था तो भी आप उसको कर सकते थे कि भाई सबसे ज़्यादा वाला परसेंटेज ऑक्सीजन का होगा, सेकंड लार्ज आपका, सेकंड जो लार्जेस्ट परसेंटेज है वो सिलिकॉन का होगा, थर्ड वाला एल्यूमिनियम का होगा, एंड सो ऑन। और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम कर सकता है? क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? तो ऑक्सीजन आंसर नहीं होगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा आपसे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो नो डाउट ऑक्सीजन ही होगा, लेकिन अगर मेटल की बात कर देगा तो एल्यूमिनियम होगा। सेकंड सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता तो आयरन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस वाली टेबल से हो सकती है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तभी इसमें इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। नीचे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली फाउंड विद अदर एलिमेंट टू मेक वेरियस सब्सटेंसेज, दी सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज मिनरल। ये बोल रहा है कि एलिमेंट ये जो आपको दिख रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ये आयरन पड़ा हुआ है, ये एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, सिलिकॉन पड़ा हुआ है। साइलोस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और जो मिलजुल के रहते हैं ना उनको बोलते हैं मिनरल, उनको बोलते हैं हिंदी में खनिज। समझ रहे हैं आप? तो मिनरल का हिंदी होता है खनिज। कहने का मतलब ये है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पता है कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि 98% जो आपकी क्रस्ट है वो 8 मिनरल से बनी हुई है, ठीक, 8 एलिमेंट से बनी हुई, सॉरी 8 एलिमेंट से बनी हुई है। फिर बोल रहा है कि ये एलिमेंट अकेले नहीं पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो मिनरल कहलाता है। तो अब समझ आए मिनरल होती क्या चीज़ है? तो मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट लिख देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मिनरल इज नॉट करेक्ट, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कर देगा। अब नहीं पढ़ा होगा, नहीं ध्यान से पढ़ा होगा, पढ़ा तो सबने होता है कि हाँ एनसीईआरटी है, पतली सी किताब है, हाँ, और झिंगुर बना के उड़ा देंगे। लेकिन जब यूपीएससी का पेपर आता है तो यूपीएससी तुमको झिंगुर बना के उड़ा देता है और वो बोलता है क्या है इसमें, क्यों अब क्या इसमें क्यों, कौन किसका एग्जाम्पल देते हैं? आनंद का आनंद बुरा मान जाएगा, खैर लप्पू सा आनंद है क्यों खैर। तो अब मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक है, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इज नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, या फिर इट हैज़ एन इनडेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इनडेफिनिट नहीं डेफिनिट होता है। वहाँ पे लगा हाँ हाँ पढ़ा तो था कुछ डेफिनेट टाइप का, ठीक है, तुम्हारा डेफिनेट ही हो जाएगा वो आसेपुर वाला डेफिनेट टाइप,
ठीक है। तो ध्यान रखना इसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, एक एक लाइन से एक एक पर्टिकुलर कीवर्ड से क्वेश्चन बनेगा। फिर से बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और इसका ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अब मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अभी मैंने बताया कि एलिमेंट जो है साइलोस में एग्जिस्ट नहीं करता है, मिलजुल के एग्जिस्ट करता है, यानी कि कॉम्पोजिशन उसका एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मिनरल। बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर फाउंड। यानी कि कभी कभी, क्योंकि वहाँ पर वो लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था कि कभी नहीं पाया जाएगा एलिमेंट, ये था रेयरली पाया जाता है अकेले। तो कुछ ऐसे हमारे मिनरल्स हैं जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से बने हुए हैं। एलिमेंट अगेन रिपीट, ऐसे अकेले बहुत ही रेयरली मिलता है, कॉम्पोजिशन में मिलेगा और उसको मिनरल बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तो ऐसे एलिमेंट अकेले और नहीं पड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मिनरल हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको पता है कौन सा एलिमेंट होगा? कोई गेस, ग्रेफाइट में कौन सा एलिमेंट होगा? हिंट देते हैं, विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6। कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन, है ना। तो कार्बन होता है ग्रेफाइट में, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये बोल रहा है कि भैया एलिमेंट तो तुम्हारे लिमिटेड ही हैं, लेकिन मिनरल बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट जो हैं आपस में इधर उधर का कॉम्बिनेशन बना के वैरायटी ऑफ मिनरल को पैदा कर देते हैं। एलिमेंट कुछ ही हैं लेकिन मिनरल बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो एलिमेंट डिफरेंट वेज में कंबाइन होके बहुत सारे वैरायटी ऑफ मिनरल्स फॉर्म करते हैं, ठीक। तो एलिमेंट लिमिटेड थे लेकिन मिनरल लगभग एटलीस्ट 2000 हैं। अब ये तो खैर डेटा शायद ही पूछा, बहुत ही रेयर है, ठीक है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब बात आती है मिनरल का सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं? तो अंदर जो मैग्मा है ना, मैग्मा मतलब एस्थेनोस्फीयर और कुछ नहीं। एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर है लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे का हिस्सा। लिथोस्फीयर क्या है? जल्दी जल्दी से तुम लोग लिखो, बताओ लिथोस्फीयर क्या चीज़ है, जो कल मैंने आपको बताया था। व्हाट इज लिथोस्फीयर? न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंट डेटा है। अच्छा, एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है क्या? आई थिंक नई वाली में नहीं है भैया, लेकिन ऐसा नहीं किया अब ऐसा नहीं किया अभी, इसी बार क्वेश्चन है, अभी तुम्हें दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो पढ़ना है इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई वाली में आई थिंक मिसिंग है। ओके, विल यू बाई माई फ्रेंड, ओके सेट बाई कार्बन। चलो भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई बेसिक सोर्स क्या है मिनरल्स का। तो लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट है प्लस अपर सॉलिड मैंटल है। एस्थेनोस्फीयर नहीं आता, एस्थेनोस्फीयर उसके नीचे है, तो वही मैग्मा है। तो जब मैग्मा अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है तो वही मिनरल बनता है, ठीक है। वहीं से मिनरल का फॉर्मेशन होता है। व्हेन मैग्मा कूल्स, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल आर फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई सो एज टू फॉर्म रॉक्स। मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये कुछ ऐसे हमारे मिनरल होते हैं जो इनऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। एक्सेप्शन की कैटेगरी में आप इनको डाल सकते हैं। अब मिनरल की जो भौतिक विशेषताएं हैं, बेटा इसको शारीरिक विशेषता मत पढ़ाना हिंदी में, भौतिक विशेषताएं, ठीक है। तो फिजिकल कैटेगरी, क्योंकि एक बार मैंने गलती से शारीरिक विशेषताएं बोल दिया था, ठीक है, तो लड़कों ने कुछ और भी फील ले लिया था। खैर, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात हम यहाँ करने वाले हैं। ये तो उतना नहीं, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, इससे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो क्लीवेज से। क्या होता है? टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर अभी सिंपल भाषा में बताऊंगा। मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन एट एनी एंगल टू ईच अदर। अब जरा अगला वाला पढ़ना। फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज इंटरनल मॉलिकुलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द क्रिस्टल विल ब्रेक इन इरेगुलर मैनर। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है ना, बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन, यस इट कंटेन्स कार्बन, दैट्स वाई ऑर्गेनिक है ना। तो अब ध्यान से ये चीज़ का समझना है, ध्यान से ये चीज़ समझना कि जो फ्रैक्चर है और जो क्लीवेज है, मतलब आपको सिमिलर लग सकता है कि एक ही जैसा है, या फिर हो सकता है तुमको कुछ लगे ही ना, कुछ समझ नहीं क्या है, क्या हो रहा है ये, हम तो कुछ और ही समझे थे, तो कुछ और निकला। तो एक्चुअल में है क्या ना, ये जो दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो क्लीवेज की बात हो रही हो, चाहे फ्रैक्चर की बात हो रही हो, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ब्रेक इन रॉक की बात हो रही है। ध्यान समझना जो बोल रहा हूँ, ब्रेक इन रॉक, रॉक टूट रही है। अगर रॉक टूट रही है अलॉन्ग अ स्मूथ सरफेस, ऐसी सरफेस जो बड़ी चिकनी है, जो चमकदार है, लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट करेगी, क्लीवेज। और अगर वो एक अनइवन सरफेस है, कैसी सरफेस है? अनइवन सरफेस। डेटा मैच नहीं हो रहा भैया, जो डेटा है ना यही आपको याद करना है, ठीक है, यही डेटा सही है। तो अनइवन सरफेस के अराउंड अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको फ्रैक्चर, और अगर स्मूथ सरफेस के अराउंड ब्रेक हो रहा है तो क्लीवेज। क्लियर है इतनी समझ? जैसे कि आपने देखा होगा, आपने भी कभी कभी देखी होंगी रॉक्स है ना, चट्टान बड़ी शाइनी फिनिश होती है, तो अगर वहाँ उसका अगर ब्रेक होता है तो दैट इज क्लीवेज। और अगर अनइवन सरफेस के अराउंड जहाँ पे कोई खुरदुरी टाइप है फ्रैक्चर होता है वो, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है। देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर। तो इरेगुलर सरफेस में इरेगुलर मैनर से ब्रेकिंग होती है। लेस्टर का मतलब पता ही आपको, शाइनिंग होती है, सच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मेलाचाइट, एजोराइट, चैल्कोपाइराइट एक्सेट्रा, सम मिनरल्स कलर्ड बाय इंप्योरिटीज, स्ट्रक्चर में इनमें इंप्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से इनको कलर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज क्वार्ट्ज में बी वाइट, ग्रीन, रेड, येलो एक्सेट्रा। जो क्वार्ट्ज होता है जो कि एक मिनरल है, ध्यान रखना क्वार्ट्जाइट अलग चीज़ होती है, क्वार्ट्ज अलग होता है, क्वार्ट्ज मिनरल होता है, क्वार्ट्जाइट रॉक होता है। अंतर क्या होता है अभी देखेंगे। तो क्वार्ट्ज जो होता है वो वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें इंप्योरिटी कौन सी है। स्ट्रीक क्या होता है, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, मिनरल के पाउडर का कलर। मेलेचाइट मतलब ये बोल रहा है कि मिनरल का पाउडर करोगे तो या तो वही कलर निकल के आएगा जो उसका ओरिजिनल कलर है, या हो सकता है कलर बदल भी जाए। उदाहरण के तौर पे मेलाचाइट ग्रीन होता है, मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर इसमें होता है, ये ग्रीन होता है ओरिजिनली, ठीक है। लेकिन जब इसका हम स्ट्रीक निकालते हैं पाउडर, ठीक है, तो वो ग्रीन ही आता है। फ्लोराइट की अगर बात करें, फ्लोराइट की, तो वो पर्पल या ग्रीन होता है, लेकिन जब अपनी स्ट्रीक देता है तो वो वाइट देता है। तो यानी कि वो स्ट्रीक जो है वो सेम कलर की भी आ सकती है और डिफरेंट कलर की भी आ सकती है। सीधा स्टेटमेंट बनेगा आपका, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर है। मैंने तो ट्रिक बना ली क्लीवेज स्ट्रक्चर की। अच्छा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी, तो लाइट अगर पास कर जाए तो ट्रांसपेरेंट, और लाइट ना पास करे, ठीक है, लाइट अगर पास कर जाए तो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट, और अगर ना पास करे तो ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लाइट रेज पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन प्लेनली, प्लेन एकदम देखा जा सकता है। ट्रांसल्यूसेंट में भी लाइट पास होती है लेकिन वो डिफ्यूज हो जाती है लाइट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ओपेक लाइट विल नॉट पास एट ऑल, लाइट पास नहीं करेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा क्लियरली। स्ट्रक्चर में सच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हार्डनेस पे आते हैं, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि सवाल बनेगा बहुत बढ़िया। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस तरह से लिख देगा और ऑर्डर में लगाने को बोल देगा आपको। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मिनरल्स हैं, 10 मिनरल लिखे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस में लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस, दे आर टॉक। टाक आपने देखा होगा, जो पाउडर होता है ना, जो पाउडर के एडवर्टाइज भी आते थे, जो पाउडर आप लगाते थे, है ना, जब छोटे थे आप, तो याद है आपको, आपकी मम्मी मुंह में पाउडर लगा के गर्मियों में भेजा करती थी, याद है कुछ पॉन्ड्स वाला, या फिर अगर तुम थोड़ा ज़्यादा अमीर होगे तो एक्स वाला वो जो आता था, तो उसमें लिखा रहता था टाल्क, है ना, इस तरह से एडवर्टाइज भी आता था, जितना अगर आपको याद हो तो टाल्क जो होता है ये बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये पाउडर वगैरह में यूज़ किया जाता है। जिप्सम थोड़ा हार्ड होता है, कैल्साइट और हार्ड होता है, फ्लोराइट और हार्ड, और डायमंड तो कतई हार्ड है, कतई डायमंड जैसा कोई हार्डिश नहीं है तो डायमंड सबसे हार्ड है, टाक सबसे नरम है। आपको ऑर्डर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपा, है ना, टोपास और कोरंडम। तो ये सब ऑर्डर पता होना चाहिए, लगाने को आ सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन पूछ सकता है मेरे हिसाब से कि क्या होता है, तो रेशियो होता है बिटवीन द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना। बाकी तो अब ऐसे हम चीज़ पे आ रहे हैं जिसमें कि डेटा भर भर के है, मतलब अब हर एक लाइन से जो मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे, इससे एक एक स्टेटमेंट उठा है, उठेगा, ठीक है। पास्ट में भी उठा है, प्रेजेंट में भी उठा है, यानी इस बार का जो सीडीएस, और फ्यूचर में भी उठेगा। अभी दिखाते हैं कहाँ से स्टेटमेंट बनेगा, कहाँ से स्टेटमेंट बना है, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो कि मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप और आपके ऐप पे अपलोड हो जाता है, एनसीईआरटी फर्जी में ऐसा हाईलाइट नहीं करता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है एक लाइन, उसको रट डालना जो आपको मिलती पीडीएफ, ठीक है। तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप ऑफ फेल्डस्पार। सीधा सवाल उठेगा, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा सीधा सवाल उठेगा, सीधा सवाल उठेगा मतलब उठेगा। सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन होते हैं ये सबसे कॉमन टाइप के आपके एलिमेंट होते हैं फेल्डस्पार में। आधी जो क्रस्ट बनी हुई है वो फेल्डस्पार से बनी हुई है, क्या समझे, आधी क्रस्ट फेल्डस्पार से बनी हुई है, ठीक। और सारे टाइप्स के जो फेल्डस्पार हैं उनमें 2 एलिमेंट कॉमन है, सिलिका और ऑक्सीजन। याद रहेगा, आधी क्रस्ट 50% क्रस्ट फेल्डस्पार की बनी है, और फेल्डस्पार में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होगा ही होगा। ये फैक्ट 2 याद रखने हैं। कलर भी ध्यान रखना इसका, लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर, थोड़ा सा पिंकिश कलर होता है, ठीक। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं ये भी पूछ सकता है आपसे, तो यूज़ इसका सिरेमिक्स और ग्लास मेकिंग में। क्वार्ट्ज पे आ जाते हैं। क्वार्ट्ज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। सीधा सवाल उठेगा कि भाई सैंड और ग्रेनाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, क्वार्ट्ज। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, इसमें भी सिलिका होता है, हार्ड मिनरल होता है, पानी में घुलता नहीं है। याद रखेंगे, क्वार्ट्ज आपने देखा होगा, घड़ी आती है क्वार्ट्ज की, तो ऐसे याद करो, वाटर मतलब क्या, मतलब ऐसे याद कर लो कि भाई वाटर रेजिस्टेंट घड़ी है, वो पानी में मतलब डालोगे तो खराब नहीं होंगी, बिकॉज वो इंसॉल्युबल होता है क्वार्ट्ज। इस तरह से कुछ रिलेशन बिठा के याद कर लो कि क्वार्ट्ज की घड़ी आती है ना, वो वाटर में मतलब ख़राब नहीं होती है पानी में, बिकॉज वो इंसॉल्युबल होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। वाइट या फिर कलरलेस होता है, और इसको रेडियो और रडार में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, रेडियो, और इट इज़ यूज इन रेडियो एंड रडार। पायरॉक्सीन फॉर्म्स 10%, सीधा 10%, डेटा पता होना चाहिए। पायरॉक्सीन 10% है अर्थ क्रस्ट में। फेल्डस्पार आधा जो क्रस्ट है वो फेल्डस्पार से बना है, 10% पायरॉक्सीन है। कॉमनली फाउंड इन मेटियोराइट बताया था मैंने पिछली क्लास में, ठीक है। तो मेटियोराइट्स जो होते हैं उनमें पायरॉक्सीन पाया जाता है, ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है। एम्फीबायोल 7% होता है। एम्फीबायोल कितना होता है, 7%।
ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है, एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हॉर्न ब्लेंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबियोल। अब हॉर्न ब्लेंड क्या होता है, तो एक तरह का ये आयोनोसिलिकेट होता है, ध्यान रखना। जो हॉर्न ब्लेंड होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयोनोसिलिकेट, ठीक है। आयोनोसिलिकेट जो सीरीज ऑफ मिनरल होते हैं वो आप उसमें आपको जो है हॉर्न ब्लेंड देखने को मिलेगा। माइका की अगर बात करेंगे तो इट कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट से माइका बना हुआ है। 4%, याद रखिएगा 7% एम्फीबियोल है, पाइरोक्सिन आपका 10% है, याद रहना चाहिए डेटा। इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। ऑलिवाइन की अगर बात करेंगे तो इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। देन ये ग्रीनिश क्रिस्टल होता है और इसको ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक। बाकी वो बिसाइड दिस मेन मिनरल अदर मिनरल ये आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज़, ठीक है, ठीक है, कि अदर मिनरल, ये तो फिर भी आप थोड़ा देख सकते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं। मिनरल मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं कर रखे क्योंकि किस किस के तो मिनरल याद रखोगे, ठीक है। लेकिन जो जितना हाईलाइट कर रखा है, अब आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट सारा ही हाईलाइटेड है, तो हाँ ऑलमोस्ट उतना आपको रटना है क्योंकि आए हैं सवाल उससे, इसलिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल आनंद, सही है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है? एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री क्या होती है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल की, टेक्सटाइल की, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसको एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं कि मिनरल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मेटालिक, और वो परसेंट यार मत भूलना, 50% फेल्सपार वाला, पाइरोक्सिन 10% है, पाइरोक्सिन 10% है, और 7% क्या आपका एम्फीबियोल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 5% क्या, जल्दी से बताओ। मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक। मेटालिक वो है जो मेटल कंटेंट होता है जिसमें, और नॉन मेटालिक वो है जिसमें कि कोई मेटल कंटेंट नहीं है। और अगर आपको ये समझ नहीं आती है बात कि मेटल नॉन मेटल क्या होता है, तो ठीक है कोई नहीं, केमिस्ट्री में आप सीखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। वैसे तो आई थिंक इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक। तो मेटालिक जो मिनरल है उनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रेशियस यानी कि जो बड़े महंगे आते हैं, जैसे कि सोना, चांदी और प्लैटिनम, और फिर फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो जिसमें फेरस में आयरन या आयरन डिराइव्ड, आयरन या आयरन डिराइव्ड, आयरन खुद आ जाएगा, और आयरन में ही अगर आप कुछ किसी चीज़ में मिक्स कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो स्टील के अलावा आप रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, ये सब जो डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, तो वो आपका फेरस मेटल कहलाएगा। नॉन फेरस में वो आते हैं जिसमें कि आयरन का कंपोनेंट है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, इन सब में क्या है आपका, नहीं है क्या, आयरन, इसलिए आपके कहलाएंगे नॉन फेरस मेटल्स। नॉन मेटालिक मिनरल पे आते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल कौन से होते हैं, जिनमें कि मेटल कंपोनेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल, तो सीमेंट आपका नॉन मेटालिक होता है। अब आते हैं रॉक्स पे। यहां तक आई थिंक मिनरल में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि मिनरल क्या होते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट, तो सर प्राइवेट भाई, प्राइवेट रोज रोज थोड़ी ना लगा, वो तो एलॉय हो गया ना, क्या चीज़ भाई, एलॉय वाला से मतलब यहाँ पे फेरस मेटल का मतलब ये है कि जिसमें आयरन है, ठीक है। अब वो एलॉय मत देखो आप, बिल्कुल स्टील इज एन एलॉय। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। सर अभी बैच परचेज कर सकते हैं, हाँ जी अब कर सकते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट सीट्स ऑलमोस्ट फुल होने ही वाली, आई थिंक जितना कि मुझे पता है, जितना कि मुझे इनपुट्स मिले, लेकिन अभी तो खैर ओपन है। खैर आते हैं रॉक्स पे। तो रॉक्स, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। मिनरल क्या था, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर एलिमेंट। रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। समझ आ रही बात, मिनरल था एग्रीगेट ऑफ वन और मोर एलिमेंट, और रॉक है एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल, ठीक है। गबरू इज़ अ ब्लैक, मतलब कलर की बात हो रही है कि इनके अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे गबरू का ब्लैक कलर होता है, ठीक है। जो गबरू लोग होते हैं उनको ब्लैक काफ़ी सूट करता है कलर, तो मतलब इस तरह से याद कर सकते हो, गबरू लोग एकदम टशन में रहते हैं तो ब्लैक पहनते हैं। क्वार्ट्ज़ाइट कैन बी मिल्की वाइट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्वार्ट्ज़ाइट आपका मिल्की वाइट है, ठीक है। रॉक्स डू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्वार्ट्ज़ाइट है सर, क्वार्ट्ज़ अलग चीज़ है, क्वार्ट्ज़ इज़ अ मिनरल। क्वार्ट्ज़ आप देखो, क्वार्ट्ज़ मिनरल है, क्वार्ट्ज़ आपका मिनरल है, लेकिन वहीं क्वार्ट्ज़ाइट आपकी रॉक है जो मिल्की वाइट कलर की है। फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन रॉक। तो फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज सबसे कॉमन मिनरल होते हैं जो चट्टान में आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोलॉजी क्या होती है, साइंस ऑफ रॉक, यानी कि जो रॉक की स्टडी कहलाती है, यानी कि चट्टानों का अध्ययन, उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा। नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। कि किस तरह का उनका फॉर्मेशन हुआ है उसके बेसिस पे 3 फैमिली ऑफ रॉक्स निकल के आती हैं, इग्नियस, ठीक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक।
इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सबसे पहली वाली उठाते हैं, इग्नियस। ये मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनी। अब सीधा भागेंगे पिछले चैप्टर में। सर क्या हो गया आपको एकदम से? कुछ नहीं बेटा, हमने बोला कि इग्नियस जो है वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा लावा से बनती है, तो उसके लिए अब हमें पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कुछ छोड़ा था, और वो जो छोड़ा था वो वोल्केनिज्म था। तो एकदम से सर वोल्केनिज्म का स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो रॉक पढ़ा रहे थे, उसका कारण है, अभी वो कारण आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमने अभी जो देखा वो मिनरल देखा, हम रॉक में बस एंटर ही किए हैं। अब क्योंकि रॉक का जो फॉर्मेशन है वो मैग्मा से ही शुरू होता है, और मैग्मा जब निकलता है वोल्केनो के, उसको वोल्केनिज्म बोलते हैं। तो इसलिए हम पहले वोल्केनो और उसके लैंडफॉर्म पढ़ने पड़ेंगे, तब आएंगे रॉक में, तब आएंगे रॉक में। ठीक, ध्यान से समझना आप। तो ये हम देख चुके हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। अब वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैस, ऐश, ठीक है, यानी कि गैस भी निकलती है, राख भी निकलती है, मॉल्टन रॉक मटेरियल, जिसको कि हम पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं। ध्यान रखना, ये जो मॉल्टन रॉक मटेरियल है इसी को पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल या पायरोक्लास्टिक डेब्री, एस्केप टू द ग्राउंड। और इसको भी हाईलाइट कर लेना कि इससे भी डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बना है कि क्या क्या निकलता है वोल्केनो से, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मैंटल, इट हैज हायर डेंसिटी दैन दैट ऑफ क्रस्ट। हमने देखा था कि क्रस्ट की 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वहीं मैंटल की 3.4 है। और कोर की जरा बता दो कितनी थी। मैंटल कंटेन्स अ वीकर जोन, और उसमें वीकर जोन को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, द मटेरियल, और यही क्या होता है? सोर्स होता है मैग्मा लावा का। द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्री, वोल्केनिक बॉम्ब, ऐश एंड डस्ट। वही सेम लाइन लिखी है, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। अब तो मैं इसी से दिखाऊंगा, सीधा सवाल उठा है बिना एक भी वर्ड चेंज किए हुए। उसने पूछा कि वोल्केनो से क्या क्या निकलता है। ऑप्शन में था पायरोक्लास्टिक डेब्री 1, दूसरा था वोल्केनिक बॉम्ब्स, तीसरा था ऐश एंड डस्ट। तो कहो तो दिखा दूंगा, अभी रुको एक सेकंड, रुको, अभी आपको दिखाई देते हैं सवाल। देखो ये है सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। क्या निकलता है? पायरोक्लास्टिक डेब्री, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। क्या निकलेगा बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से बताओ ये आंसर, जल्दी से बताओ आंसर, तुम बताओ जल्दी से क्या होगा। तो यहाँ पर तुम देख लो कि जो चारों चीज़ें हैं, चारों की चारों यहाँ से क्या कर रही हैं? कहाँ गया? चारों की चारों यहाँ से निकल रही हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्री भी है, ऐश भी है, सल्फर कंपाउंड भी है, नाइट्रोजन कंपाउंड भी है। अब आ जाओ वोल्केनो में। वोल्केनो आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड फॉर्म डेवलप्ड एज द सरफेस मेजर टाइप ऑफ वोल्केनो। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख रहे हैं। वोल्केनो तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उस बेसिस पे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वोल्केनो, उस वोल्केनो से उसमें इरप्शन कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उसके बेसिस पे भी मैं डिवाइड करता हूँ एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, 3 कैटेगरी में। देन उससे किस तरह का वोल्केनो निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, विस्कस गाढ़ा निकल रहा है, उस बेसिस पे भी मैं इनको क्लासीफाई कर देता हूँ। तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो पहला है शील्ड। तो बोल रहा है कि बसाल्ट फ्लो को छोड़ दो तो शील्ड वोल्केनो सबसे लार्जेस्ट हैं पूरे वोल्केनो ऑन द अर्थ, आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो। सबसे बड़ा जो एरिया कवर करते हैं वो शील्ड ही है, अगर तुम बसाल्ट वाले को छोड़ दो बस। तो अब तुम खुद सोचो, ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहे होंगे तो इनका जो लावा होगा, तुम मुझे बताओ, गाढ़ा होगा या पतला होगा, विस्कस होगा या फ्लूइड होगा? कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर फ्लूइड नेचर का होगा, पतला होगा, तो ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तभी तो ज़्यादा बड़ा होगा, तभी तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा। एग्जाम्पल हवाई वोल्केनो। हवाईयन वोल्केनो का मतलब यहाँ पर है वोल्केनो। हवाई इज़ अ टेरिटरी ऑफ यूएसए इन द पैसिफिक ओशन, आपको पता है। तो ये भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि वोल्केनो क्यों सर्टेन एरियाज़ में ही ज़्यादा बनते हैं, वो कल हम पढ़ेंगे। तो इसमें है आपके जैसे माउना लोआ, ठीक है, माउना लोआ हो गया, माउना किया हो गया, ये सब जो है आपके कहाँ पर पढ़ते हैं? ये हवाई में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये शील्ड वोल्केनो है, आप देख सकते हैं शील्ड वोल्केनो। यहाँ पर जो लावा होता है वो गाढ़ा नहीं होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। अब तुम खुद सोचो, लिखा है बारिंग दी बसाल्ट फ्लोज, यानी बसाल्ट को छोड़ दो तो शील्ड सबसे बड़ा है, तो मतलब बसाल्ट इससे भी बड़ा वाला होगा, यानी इससे भी ज़्यादा फ्लूइड होगा। बिल्कुल सही पकड़े हो, देख लो यहाँ पर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्लूइड निकलता है। ठीक है, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप्स है ना, डेक्कन ट्रैप का मतलब क्या है? जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता है तो समझ लो, नहीं तो हम आगे तो पढ़ेंगे ही। ये आपका है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आपको पता है ये पेनिनसुला प्लेट्यू यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, और पेनिनसुला प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है, जो ट्रायंगुलर लैंड मास है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप। तो ये डेक्कन ट्रैप, अब बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई वोल्केनो है नहीं, हम बताएंगे यहाँ पर वोल्केनो है नहीं है, फिर भी यहाँ पर डेक्कन ट्रैप क्यों है, यहाँ पर क्यों ब्लैक सॉइल है जो कि वोल्केनिक ओरिजिन की मानी जाती है, वो हम आपको बताएंगे आगे जब पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए कि जो इंडिया के डेक्कन ट्रैप है वो इसी से बने हुए हैं। जैसे कि जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, ठीक है, वो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से ही बना हुआ है। समझ में आती है बात? ठीक, तो हमने 2 तरह के वोल्केनो पढ़ लिए, शील्ड और फ्लड बसाल्ट। इनका लावा गाढ़ा नहीं है, कैसा है? बहुत पतला है, बहुत पतला लावा है। ठीक है, और अभी शील्ड की बात कर रहे हैं। दीज वोल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा
दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। तो वही अभी चर्चा कर रहे थे, वही लिखा हुआ है कि बहुत फ्लूइड होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि लावा कैसा है, बसाल्टिक है, बसाल्टिक। बसाल्टिक होगा तो बेसिक होगा, बेसिक होगा तो कम गाढ़ा होगा। समझ में आई बात? बसाल्टिक है तो बेसिक होगा, बेसिक होगा तो कम गाढ़ा होगा। गाढ़ा मजा इसमें कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नमस्ते इंडिया का ये एसिडिक लावा है। ये जो है एंडेसिटिक लावा कहलाता है, इसलिए बहुत गाढ़ा है। अब क्या यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है कि इसमें लो सिलिका कंटेंट है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज़ लेस विस्कस? अपने आप बात बनी बनाई है कि हम डिफरेंस देख रहे हैं, ये बसाल्टिक है, ये एंडेसिटिक नेचर का है। तो सिलिका कंटेंट अगर ज़्यादा है तुम्हारे लावा में, अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो गाढ़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और कम सिलिका कंटेंट है, लो सिलिका कंटेंट, तो कम गाढ़ा होगा, यानी कि फ्लूइड नेचर का होगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? एसिडिक और बेसिक लावा में अगर डिफरेंस पूछ लेगा तो बता दोगे, यहाँ पर लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, ये अलग से मैंने ऐड किया है। तो जहाँ पर एडवांस की नीड है वो हमको आपको करवाते रहेंगे, और पूरा एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद अगर हमें एक्स्ट्रा लगेगा कि ये कुछ चीज़ें हैं हमें जो एक्स्ट्रा अलग से पढ़नी है, तो भी हम करेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। समझ में आई बात? दे बिकम एक सेकेंड, मिट गया भैया ये तो। दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। ये फटने लगते हैं, मतलब बहुत भयंकर विस्फोट करने लगते हैं अगर ये पानी इनके वेंट में चला जाए। अब वेंट क्या होता है, आ जाओ ऊपर। ये है हमारा लावा, ठीक है। यहाँ से मैग्मा निकल के ऐसे वॉल बन गई हैं, तो ये बन गया वोल्केनो। तुम मुझे बताओ, शील्ड वोल्केनो केस में, शील्ड वोल्केनो के केस में ये वॉल्स हैं, ये जो ढलान है, ये स्टीप होगी, ये स्टीप होगी या फिर स्टीप नहीं होगी? कमेंट में लिखो जल्दी से। बहुत ग्रेडियंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा स्लोप होगा, या कम स्लोप होगा? कमेंट में बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। तो वेंट क्या होता है? वेंट होती है ओपनिंग एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो। ये है, आपको दिख रहा है? तो इट इज़ अ ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो, ये ओपनिंग है। तो फिर क्रेटर क्या है? क्रेटर है इज एन एरिया, इट इज एन एरिया दैट सराउंड्स द वेंट, दैट सराउंड्स द वेंट, जो वेंट को ढक के रखा हुआ है। तो अगर पानी चला जाएगा इस वेंट में तो विस्फोट हो जाएगा। किस में? शील्ड वोल्केनो के केस में। ग्रेडियंट लो होगा, स्लोप कम होगी, स्टीप वॉल्स नहीं बनेंगी, क्योंकि लावा जो है, क्योंकि उतना फ्लूइड नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो बह जाएगा, तो उतनी ज़्यादा स्टीप वॉल नहीं बनेंगी इस केस में। समझ आ गई बात? खत्म। खत्म हो गया। ठीक, तो ये भी एक लाइन थोड़ा सा ध्यान रखना कि द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। तो इसी से ही सिंडर कोन वोल्केनो बन जाता है। अगर क्या होता है, जो लावा निकल रहा है वो फाउंटेन के रूप में निकलता है, ऐसे बौछार मार मार के निकलता है ना, फाउंटेन के रूप में निकलता है, तो उस केस में यहाँ पर कोन बन जाता है, जिसको कि हम सिंडर कोन वोल्केनो बोलते हैं। अब आ जाओ कंपोजिट पे। कंपोजिट क्या होता है? ठंडा और गाढ़ा, ठंडा और गाढ़ा लावा होता है। बसाल्टिक लावा कैसा होता है? लो सिलिका कंटेंट, कम गाढ़ा। एंडेसिटिक लावा हाई सिलिका कंटेंट, ज़्यादा गाढ़ा। समझ आ रही बात? समझ में आई आपको बात? तो ये बसाल्टिक है, बसाल्टिक वाला ज़्यादा गाढ़ा होता है, और जो जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है एसिडिक वाला, एंडेसिटिक, वो कम गाढ़ा होता है। तो अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ, ये तो हम देख ही चुके हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेज, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, वो देख चुके हैं भैया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना, दिस मटेरियल जो निकलता है, क्योंकि पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? अभी तुम्हें बताए थे कि जो चट्टान के, रॉक के फ्रैगमेंट होते हैं, अवशेष होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो जब वो निकलेंगे तो इस क्रेटर में चपक जाएंगे या फिर वो वेंट में इकट्ठा हो जाएंगे, और लेयर बाई लेयर, परत बाई परत बाई परत, वो क्या बन जाएंगे? कंपोजिट बन जाएंगे, कंपोजिट नेचर के। तो इनको कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं। याद कैसे रख लोगे? कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है तो गाढ़ी हो जाती है अपने आप, वो हो जाती है कि नहीं? जैसे दूध है, अब तुम दूध में तुम कोलेजन पाउडर डाल लो, बॉर्नविटा डाल लो, चीनी मिक्स कर लो, ये डाल दो, वो डाल दो, नट्स डाल दो, तो क्या धीरे धीरे गाढ़ापन बढ़ने लगे कि नहीं? तो तुमने इसको कंपोजिट बना दिया। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक, ये चीज़ याद हो गई। कैल्डेरा बस आखिरी और बचा है।
कैल्डेरा क्या है? दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। सबसे ज़्यादा अगर विस्फोटक हैं तो कैल्डेरा है। हर सब की कोई प्रॉपर्टी है। शील्ड वाले और बसाल्ट वाले बहुत गाढ़े हैं। कंपोजिट वाला सॉरी बहुत कम गाढ़े हैं, बहुत फ्लूइड नेचर के। कंपोजिट वाला बहुत सबसे ज़्यादा गाढ़ा है। कैल्डेरा सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का है, ठीक है। दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्स रादर दैन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर, यानी खुद में ही कोलैप्स कर जाते हैं रादर दैन कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने। जिससे पहले कि बड़ा स्ट्रक्चर बने वो कोलैप्स कर जाते हैं, ढह जाते हैं। क्यों ढह जाते हैं? वाई दे कोलैप्स? पहली बात तो जो कोलैप्स डिप्रेशन बनता है, जो गड्ढा बनता है कोलैप्स होने की वजह से, उसको कैल्डेरा बोलते हैं। इसीलिए इस तरह का जो वोल्केनो होता है उसको कैल्डेरा का नाम दिया जाता है। ये एक्सप्लोजिवनेस इंडिकेट करता है कि इनका जो मैग्मा चैम्बर है वो कहीं अंदर डीप नहीं है, शैलो है, यानी कि इन क्लोज विसिनिटी है, ऊपर ही है। तभी हल्का सा विस्फोट होता है, ढह जाते हैं और ढह के कैल्डेरा बना देते हैं। एक्सप्लोड क्यों होते हैं? क्योंकि मैग्मा चैम्बर जहाँ से इनका मैग्मा निकल रहा है, जहाँ से इनका मैग्मा निकल रहा है, ये है मैग्मा चैम्बर, तो ये पास में ही होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हुआ ये कोलैप्स कर जाता है कैल्डेरा। तो कैल्डेरा में क्या चीज़ याद करनी है? एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। और डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? कैल्डेरा ही बोलते हैं। याद रहेगा, खत्म हो गया टाइप ऑफ वोल्केनो। मिड ओशनिक ये आपको नहीं पढ़ना है, अभी वो हम पढ़ाएंगे कल वाले लेक्चर में आपको, ठीक। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में आ जाओ। ये बोल रहा है कि जब लावा निकलता है तो ठंडा होने की वजह से इग्नियस रॉक बन जाती है। अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों मैंने यहाँ पर तुम्हें लाया। जब रॉक टॉपिक आया तो मैं सीधा तुमको यहाँ पे लाया। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक एक्चुअल में यहीं से शुरू हो जाता है ना, इसलिए। 3 तरह की रॉक हैं, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री है। ये मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री इग्नियस से ही बनती हैं। ऐसा नहीं कि सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक से नहीं बन सकती है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री से नहीं बन सकती है। लेकिन जब तक ये नहीं बनेगी तब तक ये दोनों बनेगी नहीं, क्योंकि इग्नियस क्या है? प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक है, सबसे पहली प्राथमिक चट्टान है वो। कैसे बनती है? जब मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है, जम जाता है और चट्टान बन जाती है। The lava that is released during volcanic eruption on cooling develop into igneous rock. The cooling may take place either on the reaching the surface or while on the lava is still on the crystal proportion. बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि चट्टान जब तक मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा तब तक चट्टान नहीं बनेगी। अगर मान लो बाहर आने का मौका नहीं मिला तो अंदर ही अंदर चट्टान बन जाएगी। अगर अंदर बन गई तो ये प्लूटोनिक, ठीक, इसको बोलेंगे प्लूटोनिक को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और बाहर निकल आई तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एज सिंपल एज दैट। हम यहाँ पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अंदर ही अंदर किस तरह की संरचनाएं बन जाती हैं उसका अलग अलग नाम होता है। सिल बनता है, डाइक बनता है, लैकोलिथ बनता है, बैथोलिथ बनता है, फैकोलिथ बनता है, लोपोलिथ बनता है, न जाने क्या क्या बनता है, और वो हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। समझ में आ रही है आपके पास बात? सर रॉक के पास ला दी, अब अंडरटेकर के पास भी ले चलो। ले चलेंगे बेटा, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी लाइट साइट्स ऑफ होंगी, टन का घंटा बजेगा, अभी आता है अंडरटेकर अभी, ठीक है। रुक जाओ बस अभी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ये कंपोजिट वोल्केनो। कैसा वोल्केनो होता है कंपोजिट? गाढ़ा होता है बहुत, ठीक है। और कौन सा वोल्केनो होता है जल्दी से बताओ, जिसके अगर वेंट में पानी चला जाए, इसके मुंह में पानी, तो विस्फोट हो जाता है? बताओ जल्दी से। तो अब ये होता क्या ना, जैसे ये मैग्मा चैम्बर है, ध्यान से समझना जो बता रहे हैं अभी हम, ठीक है। नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा चैम्बर है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है। ऐसे अगर कोई एक चैम्बर जम जाए वहीं पे, बैथोलिथ। व्हाट इज बैथोलिथ? Batholith, large body of magmatic material that cool in the deeper depth of the crystal, develop in the form of large dome, बड़ा गुंबद बन जाता है। They appear on the surface only after denudation process remove the overlying material। तो ये हमें तब देखने को मिलते हैं जब ये ऊपर का जो पूरा संरचना है, जो पूरा ये सब बना हुआ है, ये हट जाता है। कैसे हटाएगा? कोई फावड़ा वावड़ा से कोई खोदने आएगा? नहीं, डेन्यूडेशनल प्रोसेस होगा। डेन्यूडेशनल प्रोसेस क्या होता है हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर समझ सको तो समझ लो क्या, कि अगर हवा वगैरह चलेगी, पानी बारिश होगी, तो धीरे धीरे ये ख़त्म होगा और ये एक्सपोज हो जाएगा, सामने दिख जाएगा। समझ रहे हो? तो उसी को वही लाइन लिखी हुई है, वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये तब अपीयर होते हैं जब डेन्यूडेशनल प्रोसेस की वजह से ओवरलाइंग मटेरियल जो ऊपर रखा हुआ है वो हटने लगता है। दे कवर लार्ज एरियाज एंड एट टाइम्स अज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर। दीज आर ग्रेनिटिक बॉडीज। बैथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर। वही मैग्मा चैम्बर जहाँ से मैग्मा निकल रहा था, अगर
ठंडा होके जम जाए तो बैथोलिथ बना देता है। कीवर्ड क्या याद रखोगे जो आपसे जब सवाल बनेगा ना इस पे, तो ये पक्का होगा कीवर्ड, क्या है वो? लार्ज डोम, ये मत भूलना। और ग्रेनिटिक, दीज आर ग्रेनिटिक बॉडीज, ये मत भूलना कि जो इंट्रूसिव इग्नियस है वो कैसा है, उसमें जो बैथोलिथ है वो ग्रेनिटिक तरह का है। और जब जरा बताओ ग्रेनिटिक रॉक का कौन बना हुआ था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कि ओशिनिक क्रस्ट? बैथोलिथ समझ में आ गया कि जहाँ से मैग्मा निकल रहा था वहीं जम गया बैथोलिथ। अब आगे आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ा मतलब एनसीईआरटी से लाइन लाइन नहीं लिखा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, पहले हम तुम्हें समझा रहे हैं तब उस पर लाइन पे ले जा रहे हैं, नहीं तो पहले समझ नहीं आएगा ऐसे। बैथोलिथ समझ आ गया, लैकोलिथ था ना उसके बाद, लैकोलिथ देख लो। लैकोलिथ में ऐसा लग रहा है एक पाइप सा है और पाइप से ऊपर गया, पाइप से ऊपर गया और एक छोटा सा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टाइप का मैग्मा चैम्बर बन गया। ये पाइप मत भूलना, कीवर्ड है। लैकोलिथ के बारे में जब भी पूछेगा, पाइप अगर नहीं लिखा तो सही बता रहे हैं, यूपीएससी के सामने धरना दे देंगे जाके हम, समझ रहे हो? तो लैकोलिथ अगर पूछेगा तो ये पाइप जरूर पूछेगा, तो ये पाइप मत भूलना कि इट इज कनेक्टेड बाय अ कंड्यूट पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू दी बैथोलिथ। देख लो लैकोलिथ पे लेवल बेस होता है, लेवल बेस था एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम द बिलो। याद रहेगा इतनी चीज को, ठीक। द कर्नाटक प्लेटिव इज स्पॉटेड विद डोमर हिल्स, थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रेटिक टाइप की रॉक होती है। इट रिजेंबल द सरफेस वोल्केनिक डोम ऑफ कंपोजिट वोल्केनो ओनली दीज आर लोकेटेड द डीपर डेप्थ्स। इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा दैट, तो वही बता रहा हूँ ना, लोकलाइज सोर्स है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मैग्मा का सोर्स बन गया है वो, ठीक, क्लियर है। अब लैपो फैको और सिल, लैपो फैको सिल डाइक, लैपो फैको सिल और डाइक पे आते हैं, ठीक है। कहाँ गया भैया लैपोफैको सिल डाइक? देखो लैपोफैको कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है, कोई नहीं, देखते हैं भी इसको। देखो अगर इस तरह की संरचना बन जाए, लैपो ऐसी थी ना, फ्लैट बेस था। क्लाउड जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे हम क्यूमुलस क्लाउड में फ्लैट बेस होता है, हाँ? तो लैपो में फ्लैट बेस है, ये ऐसा है, मुंह ऊपर की तरफ है, ये होता है लोपो, ठीक, लोपो। और अगर इस तरह का एंटीक्लाइन सिल इंक्लाइन बन जाए, यहाँ पे बना नहीं है, ठीक है, सारे इन्होंने दिखा नहीं रखे, लिख तो सारे रखे हैं लेकिन दिखा नहीं रखे हैं, तो अगर इस तरह की संरचना बन जाए, ड्राइंग तो खैर मेरी माशाल्लाह रही है बचपन से ही, लेकिन कभी घमंड नहीं किया इस बात का। तो ये है आपका एंटीक्लाइन और ये है सिनक्लाइन। उठा हुए भाग को एंटीक्लाइन, नीचे गिरे हुए भाग को सिनक्लाइन बोलते हैं। ये कहलाता है पूरा क्या? फैकोलिथ। फैकोलिथ ऐसा लग रहा है किसी ने फेंक दिया किसी चीज़ को ऐसे मोड़ के, किसी ने किसी चीज़ को मोड़ के फेंक दिया, तो इसमें एंटीक्लाइन सिनक्लाइन। अगेन जैसे कि मैंने दावा ठोका, लैको के बारे में अगर पूछेगा तो वो पाइप ज़रूर लिखेगा, कंड्यूट पाइप। उसी तरह फैको के बारे में लिखेगा ना, तो दो या तो वेवी होगा, वेवी जैसे वेव नहीं होती, वेव ऐसी तो होती है वेव, वेवी लिखेगा, 99% चांस है। ये एंटीक्लाइन सिनक्लाइन मेंशन करेगा और वो 1/1%, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया, बाकी भी देखते ही चलो, ठीक है। बार बार अब यहाँ पे वापस नहीं आने वाले हम। सिल जो होती है ऐसे सिल होती है, जैसे आप पता नहीं तुम्हारे गाँव में क्या बोलते थे, हमारे गाँव में जैसे दादी होती थी, ठीक है, दादी क्या करती थी, चटनी पीसती थी, वो सिल में, अभी भी होता है, ऐसे नहीं कि तभी होता था, अभी भी, ठीक है। तो सिल होती थी, तो सिल ऐसी होता, सिल होता था, लोढ़ा होता था, लोढ़ा जानते हो, जिससे कि वो चटनी ऐसे बांटी जाती है ऐसे, हाँ। तो सिल कैसी होती है? अब सिल में जब चटनी तुम बनाते हो तो कैसे रखते हो उसको? एकदम हॉरिजॉन्टल रखते हो, तो सिल जो होती है हॉरिजॉन्टल होता है। इसी का एकदम वर्टिकल जो स्ट्रक्चर बनता है, वॉल लाइक, ऐसा खड़ा चट्टानी, ये जो खड़ा टाइप, इसको डाइक बोलते हैं, याद रहेगा। हॉरिजॉन्टल सिल हो गया, खड़ा वाला डाइक हो गया एकदम। ये देखो ये खड़ा है, एकदम खड़ा है, गाना भी है ना एक इस पे, तो खैर डाइक है ये, ऑलराइट। खत्म हो गए सारे, ठीक है। अब तुम देख लो ये लोपो के बारे में, लैपो 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 कैसा? सॉसर शेप का है, सॉसर जिस तरह से होता है। क्लियर है इतनी चीज़? क्लियर है। देन यहाँ पर अगर बात कर लो, जो फैको बता रहे थे, फैको क्या है? फैको में वेवी मास तुमको देखने को मिलेगा, वेवी मास, ये एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है तो सिल, वर्टिकल है वॉल लाइक तो डाइक। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ओके 1000 बच्चे पहुँच चुके हैं हमारे लाइव, इसी बात पे तालियां हो जाए जरा। अब मेरे लिए नहीं सही तो अपने लिए बजा लो, हैं? और ये सवाल कर दो, ज़्यादा ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हैव कॉज डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन? जो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन किस वजह से हुए? शील्ड, कंपोजिट,
फ्लड या कैल्डेरा? डेक्कन ट्रैप कैसा है? डेक्कन ट्रैप है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, बहुत फ्लूइड टाइप का है। अब समझ में आ गया, इग्नियस रॉक समझ में आ गई। अब चलते हैं जहाँ से छोड़ के आए थे, वहीं पे आ जाते हैं। कहाँ पे छोड़े थे? ये तो क्वेश्चन हैं आज के, यहाँ पर छोड़े थे। तो अभी ये चीज़ आपको क्लियर हुई सर कि नहीं क्लियर हुई कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक 3 तरह की रॉक हैं, जिसमें कि इग्नियस जो है मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं। मैग्मा अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल आया तो लावा। और ये इग्नियस 2 तरह की हो सकती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक। वो तब बनती है जब मैग्मा अंदर ही अंदर जम जाए, तो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, वेवी, फैको, लैपो, लोको, बैथो, ये डाइक, ये सिल, याद है? ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लूटोनिक कहलाते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और सेडिमेंट्री, अब लेकिन सेडिमेंट्री ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है, पहले हम इग्नियस को समझ लेते हैं तब सेडिमेंट्री पाएंगे। तो इनको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो मेटामॉर्फिक है और जो सेडिमेंट्री है वो बन ही नहीं सकती है जब तक कि ये बनेगी नहीं तब तक। ठीक है, द इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। कब बनती है? जब मैग्मा निकले और जम जाए। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ आ गई बात? कि प्रोसेस जो कूलिंग की है, सॉलिडिफिकेशन की, वो या तो अर्थ क्रस्ट में हो सकती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, या सरफेस पे हो सकती है, अंदर ही हो सकती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, और सॉरी ये आपके, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर अर्थ के क्रस्ट में हो रही है, ठीक है, यानी अंदर ही अंदर हो रही है, तो प्लूटोनिक रॉक यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर सरफेस में बाहर आके हो रही है तो एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वाले को तो प्लूटोनिक बोलते हैं, एक्सट्रूसिव वाले का अलग से कुछ नाम होता नहीं है। ठीक है गुरुजी, IMA जाने से पहले आपसे मिलना है। अच्छा कमल कुमार, सिलेक्शन वगैरह हो गया है क्या? चलो, तो इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। इग्नियस रॉक को हम टेक्सचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन। तो इग्नियस रॉक जो हैं उनको हम टेक्सचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। टेक्सचर डिपेंड करता है साइज और अरेंजमेंट ग्रेन्स का। ध्यान से, इफ़ मॉल्टेन मटीरियल इज कूल्ड स्लोली, अगर धीरे 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 मैग्मा स्लो होता है ग्रेटर डेप्थ में, तो मिनरल ग्रेन्स बहुत बड़े बनते हैं। और अगर एकदम से कूल हो गया तो छोटे छोटे स्मूथ ग्रेन्स बनेंगे। अगेन रिपीट, इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करते हैं टेक्सचर के बेसिस पे। टेक्सचर डिपेंड करता है ग्रेन के साइज और अरेंजमेंट पे, और ग्रेन का साइज और अरेंजमेंट डिपेंड करता है इस बात पे कि वो जो मैग्मा या लावा सॉलिडिफाई हुआ है वो जल्दी से हो गया है, धीरे धीरे हुआ है। धीरे धीरे हुआ है तो बड़ा बनेगा, और एकदम से हो गया है तो छोटू सा बनेगा। समझ गया? ये बैच में CAPF पेपर 2 इंक्लूड करनी नहीं। CAPF पेपर 2 अलग है रैम्बो जी, वो अलग है। ठीक है, उसका एक अलग डेडिकेटेड, अभी जितना टाइम बाकी है उसका एक नहीं होगा तो रिलीज़ करेंगे। वैसे तो CAPF पेपर 2 का चल रहा है, लेकिन अभी उसमें एनरोल मत करिएगा क्योंकि वो पुराना है, मतलब पुराना इन द सेंस उसमें जो काफ़ी सारे क्लासेस हो चुकी हैं, थीम बेस्ड क्लासेस चल रही हैं, तो काफ़ी सारी थीम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो सागर सर आपको बता देंगे कैसा क्या होगा। तो खैर एग्जाम्पल्स देखते हैं। गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, ये तो हम याद रखते हैं। प्यूमाइस इसमें नहीं लिखा हुआ, प्यूमाइस भी लिखो। प्यूमाइस भी एक एग्जाम्पल है, तो हमारे SSC वाले छात्र छात्राएं जानते होंगे। हम रखते हैं गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस। इसके अलावा पेग्माटाइट, ये ध्यान रखना, ब्रेसिया। पेग्माटाइट और ब्रेसिया ये दोनों भी आपके ठीक है, ये दोनों भी कैसे होंगे? आपके इग्नियस रॉक ही होंगे। क्या आप तैयार हैं सेडिमेंट्री रॉक के लिए? अगर हाँ तो बताइए हाँ, और अगर ना तो भी लिखिए हाँ। सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करेंगे तो द वर्ड सेडिमेंट्री इज बिलीव्ड फ्रॉम द लैटिन, तो इट बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग, यानी ये सेटल होके बनती है। सेडिमेंट्री सेटल होके बनती है। रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट। अब ध्यान समझना, फोकस अपना यहीं रखना, मैं रिपीट नहीं करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आराम से एकदम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस, खुद सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, इनमें से कोई भी चट्टान, किसी भी तरह की रॉक अगर
अर्थ सरफेस में एक्सपोज हो जाती है डेन्यूडेशनल एजेंट से। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अब वही डेन्यूडेशनल एजेंट का मतलब है जैसे हवा, पानी, ग्लेशियर, ये सब जो होते हैं डेन्यूडेशनल एजेंट कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, जब जाते हैं तो चट्टान को तोड़ते हुए जाते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो उसके अवशेष बन जाएंगे, फ्रैगमेंट बन जाएंगे। ठीक, वो फ्रैगमेंट फिर ट्रांसपोर्ट होंगे, नदी लेके जाएगी, हवा थोड़ा सा लेके जाएगी उसको, नदी, ग्लेशियर ये सब लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो एक्सोजेनस एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जाएंगे और इसका करवा देंगे क्या, इसका एक जगह डिपॉजिट इकट्ठा करवा के इसका कंपैक्शन करवा देंगे, यानी कि दबा देंगे इसे। ये लेयर बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर क्या करेंगे, दब जाएंगे। और इस प्रोसेस को लिथेफैक्शन बोलते हैं। और इसीलिए इसको लेयर्ड रॉक बोलते हैं, क्योंकि लेयर बाई लेयर लिखा होगा यहाँ पे। लिखा तो होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों लिखा नहीं है। आगे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना लिखा नहीं है क्या यहाँ पे, कोई नहीं, तो यहाँ पर लिख लो अलग से अगर नहीं लिखा है तो, कि ये लेयर्ड रॉक होती हैं, लेयर्ड रॉक होती हैं। और क्योंकि ये लेयर्ड रॉक होती है इसीलिए इसमें आपको फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लेयर्ड होती है, लेयर बाई लेयर बाई लेयर होती है, तो बीच में फॉसिल होता है। फॉसिल क्या होता है सर, व्हाट इज़ फॉसिल? तो फॉसिल होता है जैसे जो प्लांट, एनिमल, ठीक है, ये सब जैसे आज प्लांट है, ठीक है, डेथ हो गई उसकी, वो ठीक है, वो गिर गया नीचे, तो धीरे 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 ओवर टाइम वो फॉसिल बन जाएगा, जीवाश्म। इसी से हमारे जो कोयला है, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, वो इन्हीं से तो बनता है, फॉसिल से ही, ठीक है। और क्योंकि इसे लेयर बाय लेयर बनती है, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे सेडिमेंट्स जो फ्रैगमेंट हैं, जो सेडिमेंट है, फ्रैगमेंट है, उनके कॉम्पैक्शन लिथेफैक्शन से बना है, वो जब इकट्ठा हो गए तो बीच बीच में छेद होगा, बीच बीच में गैप होगा, तो इसीलिए ये जो है पोरस नेचर की होती है। इस पर भी सवाल बना है इस बार के पेपर में, दो सवाल बने इस चैप्टर से। पोरस नेचर, इस पे क्वेश्चन बना है कि कौन सी सॉइल पोरस नेचर की है, तो ये तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो ये है लेयर्ड रॉक होती है, ठीक है, फिर स्ट्रेटा देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो, तो हेंस वी सी अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि सैंडस्टोन। ओके, लिखा तो है लेयर, ठीक है, लेयर्स होती हैं इसमें अलग अलग थिकनेस की। अब वो किस तरह से बनी है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकल तरीके से जो बनी है, ऑर्गेनिक तरीके से बनी है, और जो केमिकल तरीके से बनी है। ध्यान से सुनना, इसी को ही क्लास्टिक रॉक भी बोलते हैं। क्लास्टिक, देखो सेडिमेंट्री 3 तरह ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक। मैकेनिकल को ही क्लास्टिक बोलते हैं, अगर कहीं दिख जाए पूछ ले, जो कि पूछेगा सवाल देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, तो क्लास्टिक का मतलब यही होता है मैकेनिकली फॉर्म्ड। तो क्लास्टिक में कौन कौन सी आती है, सैंडस्टोन आएगी, कॉन्ग्लोमेरेट आएगी, लाइमस्टोन आएगी, शेल आएगी, लोएस आएगी। ऑर्गेनिकली फॉर्म में गेसेराइट आएगी, चौक आएगी, लाइमस्टोन आएगी, कोल आएगी, ठीक है। और केमिकली में चर्ट आएगा, लाइमस्टोन आएगा, हेलाइट आएगा, पोटाश आएगा। तो अरे यार, अभी दिख रहा है आपको ये? अभी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं विजिबल है? फ्रीज तो नहीं हो गया ये? देखना पड़ेगा एक बार, फ्रीज तो नहीं हो गया? चर्ट आएगा, लाइमस्टोन आएगा, हेलाइट आएगा, पोटाश आएगा। तो अरे यार, अभी विजिबल है स्क्रीन कि नहीं विजिबल है? चलो चलो, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर 3 तरह, तो आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, लाइमस्टोन, आपने ये की चीज़ ऑब्जर्व करी कि लाइमस्टोन जो है तीनों तरह से बनती है। 3 तरह क्या है, मैकेनिकली भी फॉर्म होती है, ऑर्गेनिकली भी फॉर्म होती है, और केमिकली भी फॉर्म होती है। याद रहेगी इतनी चीज़, मैकेनिकली भी फॉर्म होती है, ऑर्गेनिकली भी फॉर्म होती है, और केमिकली भी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक?
ये एग्जाम्पल्स क्या आपको याद रखने हैं? बिल्कुल आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि मैकेनिकल कौन सी, ऑर्गेनिक कौन सी है और केमिकल कौन सी है। लाइमस्टोन तो तीनों में कॉमन है, बाकी के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि मैकेनिकल में या फिर क्लास्टिक में आपकी कॉन्ग्लोमेरेट, ऐसे याद रखेंगे कि सी से क्लास्टिक और सी से कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक। और ऑर्गेनिक में आपके गैसेराइट आ जाएगा, चौक आ जाएगा, कोल आ जाएगा। और केमिकली में अगर बात करेंगे तो केमिकली में हेलाइट, पोटैश, ये सब आएंगे। अब आएंगे मेटामॉर्फिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछेगा, तब तक हम पानी का सेवन कर लें थोड़ा सा। सर आप नहीं विजिबल हैं? अच्छा, विजिबल नहीं है क्या? हाँ सर, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी करनी ज़रूरी है भैया। एनसीईआरटी की भी हाईलाइटेड वाला हम डाल देते हैं, तो रिवीजन कर लिया करो उससे भी, बाकी तो नोट्स आपको मिल ही जाते हैं। थोड़ा स्पीड अप करिए। अच्छा, चलो भाई, तो बस लास्ट ही है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक, द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, तो फॉर्म की चेंज को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ये बनती हैं, दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर यानी दाब, आयतन, और टेम्परेचर यानी तापमान में जब बदलाव होते हैं तो उन बदलावों को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, चेंज इन फॉर्म, और उससे मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है। When molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rock or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rock। अभी समझाते हैं इसको आराम से, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब मॉल्टेन मैग्मा राइज कर रहा होता है, ठीक है, कांटेक्ट में आ जाता है या फिर बहुत प्रेशर लग रहा होता है, तो ये रॉक बन जाती हैं, या फिर उस कोई किसी रॉक का फॉर्म चेंज हो जाता है। इग्नियस, सेडिमेंट्री का फॉर्म चेंज हो जाएगा तो ये रॉक बन जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे कैसे। तो मेटामॉर्फिक रॉक इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक, यानी कि पहले से ही बनी हुई चट्टान, या तो इग्नियस या सेडिमेंट्री, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ध्यान रखना इस वर्ड को, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक। तो उसका क्या हो जाता है, इग्नियस या सेडिमेंट्री का फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, तो रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अब मेटामॉर्फिक, जो मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल विद इन रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंज, उसको बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक दो तरह से बन सकती है, या तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल चेंज हो जाए तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहलाती है, और अगर केमिकल चेंज हो जाए तो थर्मल कहलाती है, ठीक। थर्मल दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट और रीजनल। थर्मल दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट और रीजनल, ठीक है। कॉन्टैक्ट वो होती है जब जो मैग्मा निकल रहा हो बहुत तेज़ी के साथ और वो क्या आ जाए, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, मैग्मा या लावा के कॉन्टैक्ट में आ जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई थी, ठीक है, मैंने डाउनलोड करके, यार पिक्चर डाउनलोड करके लगाई तो थी यार मैंने, कहाँ गई पिक्चर वो? पिक्चर मैंने डाउनलोड तो करी थी यार, वो भी तुमने देखी भी होगी, ब्राउज़र में मैंने सर्च करके कॉपी करके पेस्ट मारी तो थी यार, कहाँ गई वो? तो लगाना भूल गया जल्दी जल्दी में, कोई नहीं। तो अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे क्या होता है वो, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि जो आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म है वो दो तरह का है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म इन इसको में क्या होता है, रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मेटल रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है। बस आप देखते जाओ, अभी सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, रॉक अंडर को रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज बाई टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। अब आराम से समझो। यहाँ से क्या निकल रहा है, मैग्मा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से, अरे यार, यहाँ से निकल रहा है मैग्मा, ये मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, ठीक। अब इसके जो आसपास की चट्टान होगी, एक सेकेंड, इसके जो आसपास की चट्टान होगी
ये जो रॉक है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है और रेड वाले एरिया के अंदर से। ये हमारी एक रॉक है जो पिंक पिंक मैंने ड्रॉ करी है। ग्रीन क्या है, लावा निकल रहा है। ग्रीन क्या, लावा निकल रहा है। ग्रीन क्या, लावा निकल रहा है। ग्रीन क्या, लावा निकल रहा है। ठीक, ध्यान से देखना अब। तो ये जो देख रहे हो ना, अलग कलर बन गया, ये अलग कलर बन गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। क्यों? क्योंकि जब ये लावा के कांटेक्ट में आई तो लावा धधकता हुआ एकदम, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। तो जब ये रॉक इसके कांटेक्ट में आएगी, जब ये रॉक इसके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, ये वाली रॉक इसके कांटेक्ट में आएगी, तो ये जो अगल बगल वाली बहुत गर्म हो जाएगी। और बहुत गर्म होने की वजह से क्या होगा, बहुत गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, क्योंकि उसके लावा के कॉन्टैक्ट में आएगी। रीजनल क्या होता है? रीजनल होता है जैसे कि ये है एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, आपस में क्या एकदम लड़े मरी जा रही हैं, दोनों पास पास आ रही हैं। कल थोड़ा सा प्लेट के बारे में बताया था, अर्थक्वेक के बारे में जब बता रहे थे कि एक प्लेट इधर जाना चाह रही है, एक प्लेट इधर जाना चाह रही है, मतलब ऐसे स्लाइडिंग हो रही है। अब यहाँ दोनों पास में आना चाह रही हैं। वैसे 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती हैं, कल वाले लेक्चर में देखेंगे। या फिर हो सकता है कि ये दूर जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होगी या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, या फिर यही हम कंसिडर कर लेते हैं कि पास आ रही हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जब ये पास में आ जाएंगे एकदम, ठीक है, तो ये आपको नहीं लगता ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और उसी प्रेशर की वजह से उस रॉक का, ये जो रॉक है, इग्नियस भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बनती ही पीवीटी चेंजेस की वजह से है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो हम आपको समराइज़ कर देते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है 2 तरह की होती है। अगर बिना ज़्यादा किसी केमिकल चेंज के बन जाए तो डायनेमिक, और अगर केमिकल चेंज के साथ बने तो थर्मल। और अगर थर्मल भी 2 तरह की, अगर लावा के कांटेक्ट में आके उसका फॉर्म चेंज हो जाए, क्यों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए टेम्परेचर की वजह से। और अगर शेयर स्ट्रेस हो जाए तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म, किस वजह से, प्रेशर की वजह से। दोनों समझा दिया, प्रेशर बहुत बढ़ गया था तो चेंज हो गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था तो चेंज हो गया। मेटामॉर्फिज्म, चेंज इन फॉर्म। क्या हो जाता है रॉक का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब ये जो रॉक है ना, ये कभी कभी इस रॉक के जो ग्रेन्स होते हैं, एंड अगेन रिपीट, ग्रेन डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, एंड ग्रेन्स अगर जल्दी से सॉलिडिफाई हो गया मैग्मा आपका, तो ग्रेन कैसा बनेगा, छोटू बनेगा, दाना दाना। और अगर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ तो बड़ा दाना निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर ये ग्रेन एक लाइन में अरेंज हो जाए तो उसको फोलिएशन या लीनिएशन बोलते हैं, और अगर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड बन जाए तो उसको बैंडिंग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। देख रहे हो लाइन लाइन लाइन, देख रहे हो कैसी शेड्स, लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, डार्क शेड, तो इसको क्या बोलते हैं, बैंडिंग। लाइन लाइन देखने को मिलती हैं तो फोलिएटेड रॉक बोलते हैं, जो कि हमें सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी में ही ग्रेन्स ऐसे अरेंज होते हैं। यहाँ पर कहीं लाइन लाइन दिख रही है तो नॉन फोलिएटेड होगी है। समझ में आई बात? टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। ठीक है, फोलिएटेड रॉक एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स। बाकी ग्नेसॉइड, ग्रेनाइट आपकी इग्नियस भी थी, मेटामॉर्फिक भी है। इग्नियस भी थी, मेटामॉर्फिक सवाल बन चुका है कि कौन सी रॉक इनमें से बता दो कि इग्नियस भी थी, मेटामॉर्फिक भी थी, तो ग्रेनाइट। सेनाइट, स्लेट, चिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये सब के इसके एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक हमेशा या तो इग्नियस रॉक से बनेगी या सेडिमेंट्री से रॉक बनेगी। तो उदाहरण तुम्हें हम कुछ दे देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ ये किसका उदाहरण है, क्या है ये, सैंडस्टोन, जल्दी से बताओ। तो सैंडस्टोन में इसको अगर हम हीट कर देना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या बन जाएगी पता है, क्वार्ट्जाइट, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तरह तुम क्ले ले लो, क्ले या चिस्ट ले लो, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। अगेन सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री, ये भी सेडिमेंट्री। अगर इसमें तुम अगर बहुत प्रेशर अप्लाई कर दो, बहुत प्रेशर, यहाँ पर हीट था, तो ये बन जाएगी क्या, सॉरी चिस्ट तो आपकी मेटामॉर्फिक होती है, शेल लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्ले या शेल, तो चिस्ट बन जाएगी। समझ में आती है बात इतनी कि किस तरह से इग्नियस या सेडिमेंट्री से ही फॉर्मेशन होता है, किसका,
आपका मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन से आपका मार्बल बन जाएगा, लाइमस्टोन सैंड सेडिमेंट्री होती है, इससे मार्बल बन जाता है जो कि आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, और वो है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल घुमा फिरा के बोले तो ये बोलता है कि दुनिया गोल है, मतलब तुम इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना सकते हो, तुम क्लियर क्यों नहीं आ रही है, क्लियर क्यों नहीं है, चलो कोई नहीं। ये बोल रहा है कि तुम इग्नियस से सेडिमेंट्री बना सकते हो, तुम इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना सकते हो, तुम मेटामॉर्फिक से इग्नियस बना सकते हो, तुम मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बना सकते हो। कहाँ पे उस कह रहे हो है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री बना सकते हो, सेडिमेंट्री से इग्नियस बना सकते हो। कहाँ है सेडिमेंट्री से इग्नियस? तो सेडिमेंट्री से इग्नियस का दिखा नहीं रखा है क्या इन्होंने? तो हम आपको समझा देते हैं कैसे, ठीक है। रॉक साइकिल में आप पढ़ लोगे पूरा, ठीक है। लेकिन ये क्या है रॉक साइकिल? ये चट्टान का चक्र, कि रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक, पुरानी चट्टान नई चट्टान में बदल जाती है। अब वो कैसे होता है वो हम आपको एक अलग डायग्राम में समझाते हैं, रुकना जरा। तब तक ये सवालों के उत्तर चलो पहले समझा ही देते हैं आराम से, तसल्ली से, तब आते हैं। देखो हम तुम्हें ये दिखाएंगे कि किस तरह से एक रॉक से दूसरी बनेगी। हाँ, तो ये इग्नियस रॉक है। अब तुम्हें इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बेटा इससे सेडिमेंट्री बना दो या इससे मेटामॉर्फिक बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, क्योंकि तुमको अभी तो पढ़ा है तुमने अभी कि अगर पीवीटी चेंज करवा दो तो मेटामॉर्फिक बन जाएगी, या तो प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर दे दो, कुछ ऐसा कर दो, हीट कर दो तो मेटामॉर्फिक जो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, तो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री कैसे बन रही थी? ये रॉक को, किसी भी रॉक को, इग्नियस को, मेटामॉर्फिक को, या खुद सेडिमेंट्री को ही क्या कर दो, फ्रैगमेंट में तोड़ दो। फ्रैगमेंट में तोड़ के ट्रांसपोर्ट करवा के और उनका क्या करवा दो, एक जगह इकट्ठा करवा दो और उसका करवा दो लिथीफैक्शन। सेम यहाँ पर भी वही काम करेगा। अगर इसको भी तोड़ ताड़ के, फ्रैगमेंट में तोड़ ताड़ के वो करवा दो, लेयर के फॉर्म में अरेंज करवा दो, तो सेडिमेंट्री बन गई। ये तो तुमको बड़ी सिंपल स्टोरी है। लेकिन अगर मैं घुमा के पूछ दूं कि सेडिमेंट्री से इग्नियस बना दो या मेटामॉर्फिक से इग्नियस, तो कैसे बनाओगे? बड़ा आसान है बनाना। जैसे अभी प्लेटें होती हैं, प्लेटें जैसे अभी बनाता है पास पास आ रही हैं, तो कभी क्या होता है, प्लेटें लड़ तो रही हैं, प्लस होता यह है कि एक प्लेट नीचे चली जाती है, जो भारी वाली होती है वो नीचे चली जाती है, जो भारी वाली होती है नीचे चली जाती है। जो एक प्लेट नीचे जाएगी तो ये प्लेटें किसके कांटेक्ट में आएंगी? नीचे भरा हुआ है मैग्मा, जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी, नीचे भरा हुआ है मैग्मा, तो ये वाला पार्ट जब मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो गलती से ये मत बोल देना कि बेटा इसमें मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, क्योंकि सर वो कांटेक्ट आप बताए थे। बेटा कांटेक्ट में तब आता है, कांटेक्ट में आ रही थी, यहाँ तो सीधा डूब रही हैं उसी में, उसी के अंदर डूब रही हैं, तो बचेंगी नहीं, पूरा पिघल जाएगा ये हिस्सा पूरा पिघल जाएगा। पिघल के क्या होगा, वो मैग्मा की वजह से पिघला और मैग्मा ही बन गया। समझ में आई बात? मैग्मा की वजह से पिघल गया और मैग्मा ही बन गया। एक्स्ट्रा मैग्मा हो गया तो कहीं से निकल आएगा इसे धधक के, और मैग्मा निकलेगा कहीं से, वोल्केनो से बाहर निकलेगा, इग्नियस बन गई। किससे इग्नियस बनाई मैंने? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से। कैसे बनी? जब सबडक्शन जोन हुआ। लिखा होगा सब कुछ, देख लो। सबडक्शन जोन इसी को बोलते हैं, कल पढ़ाएंगे ये हम सबडक्शन जोन, कैसे प्लेट आती हैं, दूर क्यों जाती हैं, पास क्यों आती हैं, क्या क्या होता है वो सब, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम बोल दो बस किससे क्या बनाना है। सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनाना है, पीवीटी चेंज करवा दो, तो इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। अब सवाल पे आ जाओ, पहले एनसीईआरटी के, देन आएंगे यूपीएससी के। पहला सवाल, किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताओ जल्दी से। 11th क्लास की ज्योग्राफी का है ये चैप्टर नंबर 5 है शायद। हाँ, जल्दी से आंसर करो। वो जो रॉक है राम सेतु जिससे बना है, वो एक्चुअल में आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। काइंड ऑफ लाइम स्टोन है वो, सेडिमेंट्री टाइप के, पोर्स हैं, छेद हैं उसमें, तभी वो तैर लेती है, क्योंकि उसमें एयर आ जाती है इसलिए। हाँ चलो ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट? सिलिका एंड एल्यूमिनियम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ग्रेनाइट के। पहले का सी नहीं है भैया, अच्छा सी ही तो है, हाँ ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं मेटामॉर्फिक रॉक। चेंजेबल होती है, क्वाइट होती है, फोलिएशन होती है, क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन इसका आंसर होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन आंसर होगा। फोलिएशन होता है, लेकिन फोलिएशन होता है, फोलेटेड रॉक होती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें क्रिस्टलिन इसका जो नेचर होता है वो हमें देखने को मिलेगा। फोलिएशन और बैंडिंग तो होती ही है, ठीक है। आई थिंक इसका मेटामॉर्फिक रॉक का सेलिएंट फीचर अगर पूछा है तो फिर मेरे हिसाब से एक सेकेंड चेंजेबल होगा भाई इसका, ना तो क्रिस्टलिन ना तो फोलिएशन, चेंजेबल, क्योंकि ये चेंज हो जाती है भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 2 का। ध्यान रखना कि ये क्या होता है, चेंज इन फॉर्म से बनता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दी बाय दी चेंज इन फॉर्म। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी चेंजेबल, ठीक है। सेकंड का ए सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट मिनरल? सिंगल एलिमेंट मिनरल कौन सा नहीं है? सिंगल एलिमेंट नहीं है, गोल्ड सिंगल है, सिल्वर सिंगल है, ठीक है, ग्रेफाइट सिंगल है, मिका सिंगल नहीं है आपका, ठीक है। तो सेकंड का सी नहीं होगा भाई, ना डी होगा, ए होगा, ठीक है। चेंजेबल इज द सेलेंट फीचर, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? सबसे हार्ड कौन सा है? तो डायमंड जैसा तो कोई हार्डिश नहीं है। और सबसे सॉफ्ट कौन सा था, जल्दी से बताओ, टी से ही नाम शुरू हो रहा था उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? कौन सी नहीं है? तो भैया मार्बल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक है। ब्रेसिया जी कैसी थी? ब्रेसिया एक सेकेंड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री? तो आपकी मार्बल क्योंकि मेटामॉर्फिक होगी तो इस वजह से ये सेडिमेंट्री तो होगी नहीं फिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसका TALC टॉक सही आंसर होगा। अब आ जाओ यूपीएससी के सवाल करते हैं। पहले वोल्केनोज़म से ही क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वोल्केनो से कि इनमें से कौन सा सही है। स्ट्रेंथ जो होती है वोल्केनो की, वो वोल्केनो एक्सप्लोजिव इंडेक्स से डिटरमाइन होती है। आइसलैंड और फिलीपींस वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाते हैं। वोल्केनिक सॉइल जो होती हैं वो बहुत रिच, डीप और फर्टाइल होती हैं। अच्छा ये बताओ हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? विच इज़ दी हाईएस्ट वोल्केनो? एंड किसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ अ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, पहला स्टेटमेंट सही है। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बने थे दोनों। ये जो हमारे आइसलैंड फिलीपींस ये भी सही है। वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच होती हैं, डीप होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, उनका सॉइल प्रोफाइल बहुत गहरा होता है। जब सॉइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1 2 3। अब हाईएस्ट वोल्केनो की अगर बात करेंगे तो इट इज़ योर ओजस डेल सलाडो, ठीक है। ओजस डेल सलाडो, अल्बर्टो डेल रियो, एक सेकेंड, ओजस डेल सलाडो, जो कि कहाँ पर है? जो कि है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन ये आपका माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली है आपका लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक, बहुत उतने थिक नहीं होते, बहुत फ्यू फीट होते, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोज में बिल्ड अप अ वोल्केनो, सच वोल्केनो आर टर्म्ड एज। यानी कि ये उतने थिक नहीं होते हैं। क्यों? कि बहुत फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड कौन सा था? ठीक है, फ्लूइड था आपका शील्ड वोल्केनो। क्लियर? ये तो कर ही लिया था यार, इसमें चारों थे, चारों निकल रहे थे। व्हाट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड? तो डिप्रेशन क्या होता है? चैम्बर होता है, वेंट होता है, सेंटर होता है, क्रेटर होता है? क्या बोलोगे तुम? क्या होता है? चैम्बर तो वो होता है जहाँ से मैग्मा निकलता है, सोर्स होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा। वेंट होता है, वेंट होता है ओपनिंग ओवर एट द टॉप, जहाँ पर मैग्मा जो है आता है, ठीक है। वेंट होती है ओपनिंग, लेकिन उसको कवर करने वाला होता है क्रेटर। आंसर होगा क्रेटर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अब आ रहे हैं रॉक और मिनरल के सवालों पे। द फॉर्मेशन ऑफ टॉर ऑन स्मॉल रॉकी हिल्स इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग? तो जो टॉर बनता है स्मॉल रॉकी हिल्स में वो किससे एसोसिएटेड है? ग्रेनाइट से, लाइमस्टोन से, एलुवियल से या डोलोमाइट से?
किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है ग्रेनाइट से। टॉर होता क्या है? तो टॉर होता है एक्चुअल में जब जो चट्टान है उसमें एक्सफोलिएशन हो जाए। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है ऊपर की लेयर हट जाए, तो एक स्मूथ राउंडेड हिल निकल आती है। स्मूथ राउंडेड हिल निकल आती है, स्मूथ राउंडेड हिल को टॉर बोलते हैं। रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक उसी तरह नहीं रहती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज बाई वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। बोला क्या होगा इसका सही आंसर? तो पहला वाला तो सही होगा, ठीक है, कि इसमें वही रॉक साइकिल में हमने पढ़ा था कि एक तरह से नहीं रहती और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है रॉक में, ये वेदरिंग, इरोजन और मेटामॉर्फिक एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वाटर, पहले रुक जाओ, इस ऑर्डर में करो, पहले इसको करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सी इग्नियस है, यानी कि आग्नेय है? गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। शेल कैसी है? शेल है सेडिमेंट्री, हेलाइट भी सेडिमेंट्री है, मार्बल मेटामॉर्फिक है, ठीक है। चलो अगला सवाल करो। नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली। मैकेनिकली को और हम किस नाम से जानते हैं? तो मैकेनिकली कौन नहीं बनी है, बताओ। तो ये मैकेनिकली बनी है, ठीक है, ये मैकेनिकली बनी है, लोएस भी बनी है और गेसेराइट भी बनी है, ठीक है। एक सेकेंड। नॉट बीन फाउंड मैकेनिकली, कौन सी नहीं बनी? कॉन्ग्लोमरेट तो मैकेनिकली है ये, ठीक है, मैकेनिकली ही है ये। तो क्लास्टिक ही तो थी, सी से क्लास्टिक, सी से कॉन्ग्लोमरेट, गेसेराइट नहीं होगी, ठीक है, गेसेराइट नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन वाटर एंड देयर सोर्स इज करेक्ट? कौन सा सही है सोर्स? क्या क्लास्टिक, क्लास्टिक रॉक बिल्कुल सही है। रविशा शर्मा, सिया, प्रीति, करण, अनिकेत, मनप्रीत, मानसी शर्मा, प्रतीक्षा, पीका, अंकिता। चलो ठीक है सर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू के लिए थोड़ी टिप्स ट्रिक मिल सकती है भाई? किस एग्ज़ाम में? तो मैंने पहली बार, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है मुझे, तो मैं ट्रिक टिप्स कैसे बता दूँ आपको? तो एम्फीबियोल, फेल्सपार, जिप्सम, तीनों में हमने देखा था कैल्शियम वॉज अ मिनरल, ठीक है। जो आपका डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट में कार्बोनेट होता है, फ्लोराइड नहीं होता है, ठीक है। डोलोमाइट में कार्बोनेट होता है, फ्लोराइड नहीं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आगे बन सकता है। क्लियर? एपेटाइट जो होता है इसमें आपका फ्लोराइड होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थिंक जियो साइंटिस्ट का जो दो इसी बार का पेपर का है, उसी का सवाल है ये, जियो साइंटिस्ट का। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल? इनमें से रॉक साइकिल का कौन सा पार्ट है? लिथेफैक्शन है, मेटामॉर्फिज्म है, सॉलिडिफिकेशन है। तो हमें पता है कि जो सॉलिडिफिकेशन है, इससे हमारी कौन सी रॉक बनती है? एक सेकेंड, इससे हमारी बनती है इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक बनती है, लिथेफैक्शन से सेडिमेंट्री बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट? परमिएबल कौन सी होती है? बताए थे किसमें पोर्स होते हैं सेडिमेंट्री में। गब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इग्नियस है, वैसे तो मेटामॉर्फिक भी है ये। क्वार्ट्जाइट कैसी है? मेटामॉर्फिक है ये। सिल कैसी है? तो सिल भी ध्यान रखना, पोरस नेचर की नहीं होती, क्योंकि ये इग्नियस रॉक होती है। याद है, इंट्रेजिव इग्नियस रॉक थी ये सिल, इस तरह से है ना, किस तरह से? हॉरिजॉन्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक स्ट्रक्चर करेक्ट? रॉक स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा सही है? कॉन्ग्लोमेरेट क्लास्टिक है, स्लेट नॉन क्लास्टिक है, ग्रेनाइट प्लूटोनिक है, बसाल्ट एक्सक्लूसिव है, बताओ। आशीष भाई हेलो। अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनी क्रस्ट में हैवी कौन सी होती है सर? कल बताया तो था नामिका जी, हैं? ओशनिक वाली डेंसर होती है, पतली होती है, थिन होती है, कल बताया तो थे। बिल्कुल, लाइमस्टोन डोलोमाइट दोनों ही पोरस नेचर की होती हैं, और इसी वजह से हम जब आगे लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म सिर्फ लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक में ही बनते हैं। तो ये सही है पहला वाला, पहला सही गया। बसाल्ट एक्सट्रेजिव है, बसाल्ट एक्सट्रेजिव है, ग्रेनाइट प्लूटोनिक है, इंट्रेजिव है, बिल्कुल सही, दोनों सही है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा है एनसीईआरटी से, आपको याद है ना, देखा था, ग्रेनाइट प्लूटोनिक इंट्रेजिव है, बसाल्ट एक्सट्रेजिव है। तो 1 3 4। स्लेट इज़ अ नॉन क्लास्टिक। स्लेट भी तो क्लास्टिक होती थी, स्लेट भी तो क्लास्टिक थी, स्लेट भी तो, जितना यार मुझे याद आ रहा है, क्लास्टिक की थी, वो भी तो उसी में पड़ी हुई थी। एक सेकेंड रुको, कहाँ गया? स्लेट 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 स्लेट
स्लेट स्लेट लिख ही नहीं रखा है क्या इसमें? लिखा ही नहीं है शेल। ओके भैया, ओके 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 ओके, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। तो लगा तो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन होगा, ये तो बेकार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि स्लेट सेडिमेंट्री ही नहीं होती है, स्लेट तो मेटामॉर्फिक होती है, जो शेल से बनाई थी हमने, ये तो मेटामॉर्फिक होती है। मैं तो शेल समझ रहा था, शेल तो क्लास्टिक होती है, लेकिन स्लेट की बात हो रही है, तो क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक तो छोड़ ही दो, ये तो सेडिमेंट्री नहीं है। तो 134 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? कौन सी इग्नियस नहीं है? गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। स्लेट नहीं है। स्लेट कैसी अभी देखा था हमने, कैसी है? मेटामॉर्फिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब आ जाओ बेटा तुम मिनरल वाले सवाल में। पायरोक्सीन इज कॉमनली फाउंड इन मेटियोराइट्स। जो पायरोक्सीन है वो कॉमनली आपको मेटियोराइट्स में देखने को मिलते हैं। जल्दी से आप इसका पढ़ पढ़ के आंसर दो। पायरोक्सीन क्या मेटियोराइट में था? बिल्कुल था, तो सही हो जाएगा। एम्फीबायोल 20% होते हैं, एम्फीबायोल 20 नहीं 7% होते हैं। पायरोक्सीन कितने थे? 10% थे। क्वार्ट्ज इज सॉल्यूबल इन वाटर, क्वार्ट्ज से घड़ी बनती, घड़ी इनसॉल्यूबल होते, पानी में गिर जाएगी फिर भी चलती रहेगी। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव फ्रॉम दी लैटिन वर्ड किलेमेंटम। क्यों गलत है ये? जल्दी से बताओ, ये वाला क्यों गलत है? पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देख रहे हो सीधा लाइन बाय लाइन उठा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है बताओ? ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल इनटू वेवी बैंड और प्लेटी सरफेस सब मेटामॉर्फिक रॉक डेवलप फोलिएशन। यस, कुछ में फोलिएशन आ जाते हैं, फोलिएटेड रॉक्स हमें देखने को मिलती है। मेटामॉर्फिक नहीं, तो बिल्कुल सही होगा, नॉट करेक्ट पूछा होगा। यस, वेयर द फोलिएशंस डेवलप इनटू ब्रॉड मिनरल बैंड द मिनरल रॉक इज एक्सट्रीमली हार्ड। ये जहाँ ब्रॉड मिनरल बैंड होते हैं वो हार्ड ही होती है। वेयर द फोलिएशंस आर मॉडरेटली थिन द मेटामॉर्फिक रॉक टेंड्स टू फ्लेक अपार्ट। अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। रॉक्स दैट ओरिजिनली वर कंपोज्ड ऑफ वन डोमिनेंट मिनरल आर ऑफन फॉलिएटेड बाई। अभी सही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ही, ठीक है, ये गलत होगा आपका। और ये जो आंसर होगा कैलिमेंटम नहीं भैया, सेडिमेंटम पढ़े थे हम, ठीक है, कैलिमेंटम नहीं सेडिमेंटम था वो वर्ड। आखिरी के दो क्वेश्चंस पे आ जाओ, लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे। आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसी बार का है CDS 12025। ग्रीनिश होता है, बसाल्टिक का बना होता है, मैग्नीशियम आयरन सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट। कौन सा है? एम्फीबायोलाइट है। एम्फीबायोल की अगर बात करेंगे तो आपका वो ब्लैक कलर का होता है एम्फीबायोल, ठीक है। ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक। और बसाल्टिक रॉक में तो नहीं पाया जाता है। फेल्डस्पार तो होगा ही नहीं। पायरोक्सीन 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 ये बिल्कुल आपका ग्रीनिश इसमें भी होगा, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बसाल्टिक में नहीं मिलता है। ओलिवाइन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओलिवाइन, ठीक है। ये होता है बसाल्टिक रॉक ग्रीनिश क्रिस्टल। अब हम तुमको दिखा देते हैं, ठीक है, आ जाओ इस पे तुम। ये देखो ओलिवाइन है, बसाल्टिक रॉक, ग्रीनिश क्रिस्टल। सीधा सीधा सवाल उठ रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कमेंट होते हैं कि सर एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रहे हैं? पीपीटी से पढ़ाइए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन मिनरल इन टर्म ऑफ प्रेजेंस इन द अर्थ क्रस्ट? ऑर्डर में लगाना है। एम्फीबोलाइट, मिक्का, पायरोक्सीन। लगाओ भैया इनको। एम्फीबायोल कितना था? कितना परसेंट था एम्फीबायोल? 7%। मिक्का कितना था? 4%। पायरोक्सीन कितना था? 10%। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, 2 1 3, ख़त्म। क्लियर? अब हम कल ये चैप्टर नहीं देखेंगे, हम अपना पिछला चैप्टर देखेंगे, चौथा वाला चैप्टर। कल हम करने वाले हैं यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ से कल हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। कैसा रहा आज का लेक्चर? किसी कोई डाउट तो नहीं है?